एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र कुमार सनवानी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्यामिति के बारे में। ठीक है, जियोमेट्री के बारे में हम संक्षिप्त परिचय इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्यामिति का परिचय, ज्यामिति के प्रकार। जैसे कि ज्यामिति के दो प्रकार हैं, पहला है समतल ज्यामिति और दूसरा है ठोस ज्यामिति। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ज्यामिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में। जैसे कि वृत्त के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, त्रिभुज के महत्वपूर्ण सूत्र, चतुर्भुज के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, परिचय देख लेते हैं हम क्या होता है। ज्यामिति की परिभाषा पहले देख लेते हैं। ठीक है, ज्यामिति की क्या परिभाषा है। ज्यामिति ही गणित की वह शाखा है जिसका संबंध आकृतियों, आकारों, उनके क्षेत्रफल और आयतन से होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो आकृति होती है, उसका जो आकार होता है और उस वस्तु का क्षेत्रफल और आयतन ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने वाली कई चीजों के आकार, कोण, आयाम और आकारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्यामिति हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, आप जो पेंसिल होता है और पेंसिल में लिखने के बाद मिटाने के लिए जो रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉपी हो गया, ठीक है, आपका बैग हो गया, ये सब क्या है, ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु की आकृति, आकार और उनके क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पानी का ग्लास हो गया, ये सभी क्या है, ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ज्यामिति का अर्थ। ठीक है, ज्यामिति का क्या अर्थ होता है। ज्यामिति दो शब्द ज्याधन मिति से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मापन का विज्ञान। यह गणित की वह शाखा है जो आकार, आकृति और उनके गुणों का अध्ययन करती है। आगे देखते हैं। ठीक है, ज्यामिति के प्रकार। ठीक है, ज्यामिति के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। ज्यामिति के दो प्रकार होते हैं, पहला तो होता है समतल ज्यामिति और दूसरा है ठोस ज्यामिति। ठीक है, तो समतल ज्यामिति क्या होता है। समतल ज्यामिति, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री। समतल ज्यामिति समतल आकृतियों से संबंधित है जिन्हें कागज के टुकड़ों पर खींचा जा सकता है। ठीक है, वे आकृति जिन्हें कागज के टुकड़ों पर खींचकर बनाया जाता है, वे सभी आकृति क्या है, समतल ज्यामिति के अंदर आते हैं। ठीक है, सभी द्वि-आयामी आकृतियों में केवल दो माप होते हैं। ठीक है, सभी द्वि-आयामी आकृति में कितने माप होते हैं, दो माप होते हैं, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई। चूंकि इसे कागज पर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए इसमें दो माप होते हैं। पहला है लंबाई और दूसरा है चौड़ाई। अब समतल आकृतियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि हैं, समतल ज्यामिति के अंदर आते हैं, जिन्हें कागज के ही टुकड़ों पर अगर ड्रॉ किया जाता है तो। ठीक है, पहला है आपका आयत, देख लेते हैं। ये जो शेप दिख रहा है, ठीक है, ये जो शेप दिख रहा है वह है आयत, और ये है त्रिभुज, ये है वर्ग और ये है वृत्त। इन सबों का अध्ययन किया जाता है समतल ज्यामिति के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समतल ज्यामिति में महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। ठीक है, पहला है बिंदु, दूसरा है रेखा, तीसरा है कोण। तो बिंदु क्या होता है। बिंदु समतल पर एक सटीक स्थान या जगह है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिंदु कोई वस्तु नहीं बल्कि एक स्थान है। साथ ही ध्यान दें कि बिंदु का कोई आयाम नहीं होता, अधिमानतः इसका एकमात्र स्थान होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बिंदु एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाया जा रहा है, तो यह एक बिंदु है जिसका कोई एक निश्चित स्थान होता है। उसके बाद देखते हैं रेखा। रेखा क्या है। रेखा एक अनंत लंबाई वाली सीधी आकृति होती है। ठीक है, अनंत लंबाई वाली सीधी आकृति होती है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती। इसके दो बिंदु के बीच अनंत बिंदुओं के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है। रेखा का कोई निश्चित प्रारंभ या अंत नहीं होता। इसे दो दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेखा क्या होता है, जिन्हें दो दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। या तो यहाँ से बढ़ा सकते हो अनंत तक, यहाँ यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे बोला जाता है रेखा। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रेखा के प्रकार। ठीक है, रेखा के प्रकार हैं, पहला है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसका एक प्रारंभ और अंत बिंदु होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक प्रारंभ बिंदु है और यहाँ पर एक अंत बिंदु है। ठीक है, इसको बोला जाता है रेखाखंड। उसके बाद है किरण।
किरण क्या होता है रे, वह रेखा जो एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ती है, उसे बोला जाता है किरण। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बिंदु से शुरू होती है, एक लाइन यहाँ से एक बिंदु से शुरू हुआ है और यहाँ अनंत तक आगे बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पर अनंत तक आगे बढ़ रहा है, इसे बोला जाता है किरण। उसके बाद आता है सीधी रेखा। सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, ठीक है? उसे बोला जाता है सीधी रेखा। यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमने अभी रेखा के बारे में चर्चा कर लिया, अब देखते हैं कोण के बारे में। देखिए तीसरा है समतल ज्यामिति में महत्वपूर्ण शब्दावली में तीसरा है कोण, ठीक है? कोण के बारे में देखते हैं। तो कोण की परिभाषा देख लेते हैं। कोण वह ज्यामितीय आकृति है जो दो रेखाओं या रेखाखंड के एक सामान्य बिंदु पर मिलने से बनती है। ठीक है? जो दो रेखाओं और रेखाखंड, देखिए जो दो क्या होता है, जो दो रेखाओं रेखाओं या रेखाखंड, ठीक है? रेखाखंड किसको बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, रेखाखंड किसको बोला जाता है, रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभ व अंत बिंदु होता है, उसे बोला जाता है रेखाखंड। ठीक है? तो कोण क्या होता है? कोण वह ज्यामितीय आकृति है जो दो रेखाओं या रेखाखंडों के एक सामान्य बिंदु पर मिलने से बनती है। इस सामान्य बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ठीक है? इस सामान्य बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है और मिलने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। तो इस सामान्य बिंदु को कहा जाता है शीर्ष और मिलने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। इस शीर्ष बिंदु पर जो मिलने वाली जो रेखा है, ठीक है? रेखा ए और रेखा रेखा 2, ये दोनों रेखाएँ क्या कहलाती हैं? भुजा कहलाती हैं। अब कोण के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है शून्य कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है, उन्हें बोला जाता है शून्य कोण। दूसरा है सरल कोण, ठीक है? वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, इसको चाँदी से मापने पर, ठीक है? ये जो सरल कोण को बोला जाता है ऋजु कोण, ठीक है? इस प्रकार से ये चाँदा होता है, उससे चाँदे से नापने पर इसका माप क्या प्राप्त होता है? 180 डिग्री प्राप्त होता है, उन्हें बोला जाता है सरल कोण। उसके बाद आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहा जाता है? वह कोण जो 0 अंश से बड़ा होता है, ठीक है? जो 0 अंश से तो बड़ा ही होगा तथा 90 अंश क्या होता है? ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ, ठीक है? तो 90 अंश से जिसका मान छोटा होता है और 0 डिग्री से जिसका मान बड़ा होता है, ठीक है? उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है? जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है न्यून कोण के बारे में। देखते हैं। उसके बाद आता है समकोण। समकोण जैसे मैंने पहले अभी बताया कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, समकोण कहलाता है। समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक भुजा दूसरी भुजा पर किस प्रकार से लंब है। देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह क्या है? 90 अंश है, इसलिए इसे बोला जाता है समकोण। ठीक है? समकोण का कोण कितना होता है? कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। एक कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, समकोण से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है, ठीक है। 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, उसे बोला जाता है अधिक कोण। ठीक है, ये है आपका 90 अंश का वाला कोण जिसको बोला जाता है समकोण, और ये है आपका 180 अंश का कोण। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है तो 90 अंश से अधिक होना चाहिए, अर्थात देख लो, अर्थात इस प्रकार से होना चाहिए। देखो ये है आपका 180 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो 90 अंश से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे बोला जाता है अधिक कोण। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, जिसको बोला जाता है वृहद कोण। वह कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। वह कोण जिसका माप क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है, किंतु 360 डिग्री से कम होता है, उसे बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण या फिर वृहद कोण। अब देखते हैं संपूर्ण कोण। वह कोण जिसका माप क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है समकोण। आगे देखते हैं ज्यामिति में बहुभुज। देखिए बहुभुज क्या-क्या है? तो बहुभुज एक रेखा चित्र होता है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। इसमें कम से कम 3 रेखाएँ होती हैं। ठीक है, बहुभुज में क्या होती है? कम से कम 3 रेखाएँ होती हैं। वे इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि कोई भी 2 रेखा एक दूसरे को केवल उनके सिरों पर काटती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ठीक है, इसमें बहुभुज में क्या होता है? 3 से अधिक भुजा
होती है। बहुभुज क्या होता है? एक बंद रेखा का चित्र होता है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। ठीक है? इसमें कम से कम कितनी रेखाएँ होती हैं? इसमें कम से कम 3 रेखाएँ होती हैं और वे इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि कोई भी 2 रेखा एक दूसरे को केवल उनके शीर्ष पर काटती है। ठीक है? शीर्ष क्या होता है? ये वाला पार्ट जो है शीर्ष है। ठीक है? ये वाला भाग जो है क्या है? शीर्ष है। तो इस प्रकार से ये रेखाएँ इस प्रकार से जुड़ी होती है, वे एक दूसरे को एक शीर्ष पर काटती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है उदाहरण जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया। जैसे कि ये क्या है? ट्रायंगुलर है, ये क्या है? चतुर्भुज है, ये क्या है? पंचभुज है, ये क्या है? षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, ठीक है, नवभुज है और ये क्या होते हैं? दसभुज। ठीक है, इस प्रकार से ये है सभी बहुभुज के अंतर्गत आते हैं जिनमें 2 से अधिक भुजाएँ होती हैं। ठीक है, जिस आकृति में 2 से अधिक भुजाएँ होती हैं उन्हें बोला जाता है बहुभुज। ठीक है? यहाँ पर देखो ये जो चतुर्भुज है इसमें क्या है? 4 भुजाएँ हैं। इस पंचभुज में कितनी भुजाएँ हैं? 5 1 2 3 4 5 ठीक है? इस प्रकार से भुजा के आधार पर इनका नाम भी पड़ा है। आगे देखते हैं ज्यामिति में वृत्त। ठीक है? वृत्त क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वृत्त। ठीक है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि एक निश्चित बिंदु क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित ठीक है बिंदुओं का बिंदुपथ ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं बिंदुओं का बिंदुपथ बना देता हूँ। देख लो इस प्रकार से दिखाया गया है। देखिए एक निश्चित बिंदु से एक एक निश्चित बिंदु ये रहा ठीक है, एक निश्चित बिंदु ये है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का ये सभी क्या है? ये सभी है बिंदुएं हैं। तो बिंदुओं का बिंदुपथ ठीक है, बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये जो बिंदु है वह क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। और केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है? त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये सभी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है? वृत्त की परिधि से बीच किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। अब वृत्त क्या होता है? एक प्रकार का साधारण वक्र है जो समतल को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। एक आंतरिक और एक बाहरी क्षेत्र में। ठीक है? इस प्रकार से वृत्त के विभिन्न भाग को यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं केंद्र। केंद्र क्या होता है? वृत्त का बीच का बिंदु। ठीक है? जैसे कि इस वाले चित्र में हमने देखा वृत्त के बीच का बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। ठीक है? वृत्त के बीच का बिंदु कहलाता है केंद्र। उसके स्थान का होता है वृत्त के बीच में होता है। त्रिज्या का कहलाता है केंद्र से वृत्त की परिधि तक की रेखा। ठीक है? केंद्र से वृत्त की परिधि। ठीक है? वृत्त की परिधि क्या है? देखो ये है आपका वृत्त की परिधि, ये जो सर्कल बना है ना वही आपका वृत्त की परिधि है। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो रेखा है उसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक है? केंद्र से वृत्त की परिधि तक की रेखा को कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है? अब देखते हैं इसका स्थान कहाँ पर होता है? केंद्र से वृत्त की बाहरी सीमा तक। केंद्र से वृत्त की बाहरी सीमा तक होता है। व्यास देखते हैं केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बाँटती है, उसको बोला जाता है व्यास। ठीक है? जो वृत्त को क्या कहती है? वृत्त को जैसे कि एक वृत्त है उसको केंद्र से होकर जाने वाली इसका केंद्र ये है, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है उसको कहा जाता है व्यास। ठीक है? केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है उसको कहा जाता है व्यास। वृत्त के एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता है इसका स्थान। अब उसके बाद देखते हैं जीवा। ठीक है? वृत्त की परिधि को जोड़ने वाली कोई भी रेखा जीवा कहलाती है। स्थान क्या है यहाँ पर? वृत्त के भीतर किनारों को जोड़ने वाली जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब उसके बाद आता है धनुष और जिसको बोला जाता है वृत्त की परिधि का कोई भी हिस्सा। ठीक है? जैसे मैंने बताया कि ये क्या है? वृत्त है और ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है और ये जो साइड में जो है वह क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग ठीक है? वृत्त की परिधि का कोई भी भाग या तो ये वाला भाग हो सकते हैं, ये वाला भाग ले सकते हो, ये वाला भाग ले सकते हो। कोई भी भाग क्या कहलाता है? धनुष और जिसको बोला जाता है आर्क। ठीक है? उसके बाद देखते हैं खंड। ठीक है? जीवा और उसके संबंधित धनुष के बीच का क्षेत्र। ठीक है? जीवा
और उससे संबंधित धनुष के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है? ये क्या है आपका? खंड। उसके बाद आता है वृत्तीय क्षेत्र, जिसको बोला जाता है सेक्टर। दो त्रिज्याओं और उनके बीच धनुष द्वारा निर्मित क्षेत्र को कहा जाता है वृत्तीय क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये है आपका वृत्तीय क्षेत्र। दो त्रिज्याओं और उनके बीच धनुष द्वारा सीमित क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक दो रेखा खींचता हूँ, जिसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिज्या है और ये क्या है आपका? एक मान लेता हूँ ये आर्क है, जिसको बोला जाता है धनुष। तो इन दोनों आर्क, सॉरी, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो आर्क होता है, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, वह कहलाता है वृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र। उसके बाद है आपका स्पर्श रेखा। वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के बाहर स्थान देख लेते हैं, वृत्त के बाहर परिधि को छूती हुई। छेदन रेखा क्या कहलाता है? वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा छेदन रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पर्श बिंदु। वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा क्या करती है? वृत्त को छूती है, उसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। उसके बाद देखते हैं ठोस ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति के दूसरा प्रकार जो कि है ठोस ज्यामिति। तो ठोस ज्यामिति क्या होता है? ठोस ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिआयामी आकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप का अध्ययन किया जाता है। इन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, दो आयामी आकृति में क्या होता था? कागज पर जो ड्रॉ किया जाता था, उसको बोला जाता है दो आयामी, और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती थी। अब इसमें ऊंचाई भी शामिल हो गई। ठीक है, इसमें घन, घनाभ, गोला, सिलेंडर, शंकु और पिरामिड जैसी आकृतियां शामिल होती हैं। परिभाषा देख लेते हैं। ठोस ज्यामिति वह क्षेत्र है जो त्रिआयामी स्थान में विभिन्न ठोस वस्तुओं के गुणों, मापों और सतहों क्षेत्रों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है घन। ठीक है, घन क्या है? यह एक ठोस आकृति है जिसमें सभी छह फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, घन क्या होता है? क्यूब, जिसको बोला जाता है एक ठोस आकृति होता है। किस प्रकार से दिखता है? यहाँ पर दिखाया गया है। घन किस प्रकार से दिखता है? इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, घन एक ठोस आकृति होती है। घन क्या होती है? घन एक ठोस आकृति होती है। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है? जिसमें सभी छह फलकों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है। देखो आपका जो घन होता है। ठीक है, ये है आपका एक घन, इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए चेस बोर्ड की गोटियां रखने वाला बॉक्स जो होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्यूब दिया है। ठीक है, ये जो क्यूब दिया है जिससे हम खेलते हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का घन ही है। उसके बाद देखते हैं घनाभ। यह एक ठोस आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किताब ले सकते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई अलग हो सकती है, जैसे कि लंबाई यहाँ पर अलग है, लंबाई और इसकी चौड़ाई अलग-अलग हो सकती है, उसको बोला जाता है घनाभ। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है, यह है एक प्रकार का घनाभ है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं किताब या फिर ईंट। ठीक है, उदाहरण के लिए ये जो है एक प्रकार का क्या है? घनाभ है, देख लो। ठीक है, इसमें जो लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वह अलग-अलग है। उसके बाद आता है गोला। यह एक गोलाकार त्रि-आयामी ठोस आकृति है जिसकी सतह पर एक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल या क्रिकेट गेंद। ये क्या होता है? एक गोला है। ठीक है, यह एक गोला है। उसके बाद आता है सिलेंडर। यह एक ठोस आकृति है जिसमें दो समानांतर वृत्ताकार आधार और एक घुमावदार सतह होती है। ठीक है, दो समानांतर वृत्ताकार आधार और एक घुमावदार सतह होती है। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर या फिर पानी की टंकी। अब देखते हैं शंकु। यह एक ठोस आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक वृत्तीय आधार, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक वृत्तीय आधार होता है और एक शीर्ष बिंदु होता है। देखिए, ये होता है आपका, ये है आपका शीर्ष बिंदु, और ये है क्या होता है? वृत्तीय आधार। ठीक है, एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष बिंदु होता है जिसको बोला जाता है शंकु। और पिरामिड क्या होता है?
पिरामिड यह ठोस आकृति है जिसमें एक बहुभुज आधार और सभी शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, बहुभुज का जो आधार होता है, ठीक है, इसमें बहुभुज आधार और सभी शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड। ठीक है, यह है आपका पिरामिड। उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देख लेते हैं वृत्त से संबंधित। ठीक है, वृत्त का महत्वपूर्ण सूत्र है जैसे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई दिया है। ठीक है, ये जो सभी सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वृत्त का व्यास दिया है 2 पाई 2 r। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि भी जिसको बोला जाता है परिमाण जो है 2 पाई r के बराबर होता है। इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है त्रिभुज के महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बटे 2 आधार बटे 2 भुज यही होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। उसके बाद दिया है चतुर्भुज के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, सामान्य चतुर्भुज के सूत्र दिए हैं। उसके बाद आयत का सूत्र दिया है, वर्ग का सूत्र है, समलंब चतुर्भुज का सूत्र है, समचतुर्भुज है, पतंगाकार का सूत्र दिया है। इन सभी सूत्र को आप सभी याद कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो वह आयत होता है और जो वर्ग होता है, ठीक है, जो आयत है और वर्ग है और इन सभी का जो सूत्र होता है वह ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं वर्ग से संबंधित सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है, वर्ग से संबंधित सूत्र है, आयत से संबंधित सूत्र है, वृत्त से संबंधित सूत्र है। इन सभी सूत्रों को आप सभी याद कर लीजिए। उसके बाद है क्षेत्रफल का फार्मूला दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष। ज्यामिति हमारे चारों ओर है। ठीक है, यह गणित का एक रोचक और उपयोगी हिस्सा है। ज्यामिति को समझे और अपने जीवन को आकार दे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।